Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारी आरबीसीज के अंदर एम्बेडेड रहता है और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। इमेजिन करिए आपके लंग्स ने सबसे पहले इनहेल करा, सराउंडिंग से ऑक्सीजन को लिया। अब जब हमारी आरबीसीज लंग्स के पास से सर्कुलेट होकर जाएंगी तो इन आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन एम्बेडेड है वो हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को लेगा और उस ऑक्सीजन को हमारे बाकी के बॉडी के टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करेगा। सिमिलरली हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर हमारा लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग में एक्सहेल कर देगा। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। बट आज जो हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि एग्जैक्टली ये हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है और कहां बनता है। तो क्या आप सब तैयार हैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए? तैयार है ना? चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो अब हमारी स्टोरी जो है आज की स्टार्ट होगी बोन मैरो से। देखिए, जब हमने एनीमिया डिस्कस करा था तब हमने ये डिस्कस करा था कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। और बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो कुछ सेवरल स्टेजेस से गुजरती हैं और फाइनली हमें एक मैच्योर और फंक्शनेबल रेड ब्लड सेल्स बना के देती है। तो हमारी स्टोरी आज की स्टार्ट हो रही है बोन मैरो से। बोन मैरो में क्या प्रेजेंट है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो कन्वर्ट होंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होगा इरिथ्रोब्लास्ट में, इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होगा नॉर्मोसाइट के अंदर, नॉर्मोसाइट कन्वर्ट होगा रेटिकुलोसाइट में और फाइनली रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट होगा हमारा रेड ब्लड सेल्स के अंदर। यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है? बोन मैरो के अंदर एक स्टेज है जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने इरिथ्रोब्लास्ट का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, राइट। इसी में हम समझेंगे कि इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है आपका बोन मैरो का इरिथ्रोब्लास्ट। इसके पास में क्या है? आपकी ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने डाइट से आयरन को लिया, ठीक है। डाइट से हमने क्या लिया? आयरन को लिया। आयरन का क्या होगा? डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन का डाइजेशन हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद आपका आयरन कहाँ आ गया? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गया। अब हमारा आयरन कहाँ है? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर है। ये आयरन हमको हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने के लिए चाहिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए हमें इस आयरन की रिक्वायरमेंट है। तो कहाँ हो रहा है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस? इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। इरिथ्रोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? बोन मैरो के अंदर। तो बेसिकली हमें आयरन को ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना होगा? बोन मैरो तक ट्रांसपोर्ट करना होगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एक ट्रांसपोर्टर। तो मेरी बॉडी जो है वो क्या रिलीज करती है? एक ट्रांसपोर्टर रिलीज करती है जिसका नाम है ट्रांसफेरिन, ठीक है। मेरी बॉडी ने क्या रिलीज कर दिया? ट्रांसफेरिन बनाया और उसको रिलीज कर दिया हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। अब ट्रांसफेरिन क्या करेगा? इस आयरन के साथ बाइंड होगा और इसको ब्लड से ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पर? हमारे बोन मैरो तक लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफेरिन आया, आयरन के साथ जुड़ा, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ गया? अब हमारे बोन मैरो तक गया। बोन मैरो में क्या प्रेजेंट है? हमारी इरिथ्रोब्लास्ट प्रेजेंट है। इन इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर काफी सारे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, बेसिकली रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? रिसेप्टर्स का काम होता है किसी चीज को रिसीव करना। यहाँ पे रिसेप्टर्स कौन से हैं? हमारे ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ट्रांसफेरिन को रिसीव करेंगे। अभी तक हमने क्या समझ लिया? ट्रांसफेरिन किसके साथ जुड़ चुका है? आयरन के साथ जुड़ चुका है। तो जैसे ये आयरन और ट्रांसफेरिन का कॉम्प्लेक्स हमारे इरिथ्रोब्लास्ट तक पहुंचेगा, इसका काम क्या है? ट्रांसफेरिन को रिसीव करना। तो जैसे ही ट्रांसफेरिन आयरन को लेके आएगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इस ट्रांसफेरिन के साथ जुड़ जाएगा, उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? बाइंडिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आपका क्या है? सेल है, ठीक है। जो भी चीज बाहर प्रेजेंट है वो एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर जाना है तो वो दो प्रोसेस होती हैं। अगर आपका सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे आयरन है, ठीक है,
अगर आपका सब्सटेंस, अगर हमारा जो बाहर सब्सटेंस प्रेजेंट है वो इनसॉल्युबल इन नेचर है, या तो वो इनसॉल्युबल इन नेचर होगा या फिर वो सॉल्युबल इन नेचर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपका सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन नेचर है, वो घुल नहीं सकता किसके अंदर, आपकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर की जो ये मेम्ब्रेन है उसके अंदर वो डिसॉल्व होके अंदर नहीं जा सकता, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर वो सब्सटेंस आपका सॉल्युबल इन नेचर है कि उसके अंदर, इसके सेल मेम्ब्रेन में घुल सकता है और फिर अंदर जा सकता है, तो उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पैनसाइटोसिस। ठीक है, तो यहां पे हमने एक थ्योरी समझी कि सेल के बाहर जो सब्सटेंस होते हैं अगर वो सॉल्युबल इन नेचर है, घुल सकते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, तो जिस प्रोसेस से अंदर जाएंगे उसे कहा जाएगा पैनसाइटोसिस। और अगर वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन नेचर है, इस मेम्ब्रेन में घुल नहीं सकता लेकिन उसको अंदर जाना है, तो वो किस मैकेनिज्म से जाएगा, एंडोसाइटोसिस से जाएगा। यहां पे जो हमारा आयरन है वो इनसॉल्युबल इन नेचर होता है, तो वो किस प्रोसेस से अंदर जाएगा, एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जाएगा। यहां पे हम नेक्स्ट समझेंगे एंडोसाइटोसिस कैसे होती है। देखो यहां तक हमने समझ लिया, ट्रांसफरेंट आयरन को यहां तक लेकर आ गया। अब हमें आयरन को क्या करना है, सेल के अंदर लेना है। तो बेसिकली क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्ट हमारे कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करेंगे। वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, इनवर्ट डायरेक्शन में इसको पुल करेंगे। जैसे ये इनवर्ट की तरफ मेम्ब्रेन को खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे देखो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ रही है। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आएगी, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं वेसिकल, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जनरली एंडो मतलब अंदर लेना, किसके अंदर लेना, सेल के अंदर ले रहे हो। ठीक है, पूरी इस चीज को इनगल्फ कर रहे हो और उसको फिर अंदर ले रहे हो, तो इस मैकेनिज्म को हमने बोला है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या हो गया, एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया है और एंडोसाइटोसिस की हेल्प से हमने आयरन को सेल के अंदर ले लिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। वो लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, इस वेसिकल को तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद ये जो आयरन है वो भी क्या आ जाता है, हमारा बाहर आ जाता है, ट्रांसफेरिन भी हमारा बाहर आ जाता है और रिसेप्टर भी हमारा बाहर आ जाता है। तीनों चीजें क्या हो जाती है, एकदम फ्री हो जाती है। आयरन फ्री हो गया, ट्रांसफरेंट फ्री होने के बाद वापस कहां रिलीज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और चला जाता है नया आयरन लाने के लिए। सेम रिसेप्टर वापस क्या हो जाता है, इस इरिथ्रोब्लास्ट में वापस यहाँ पे बाइंड हो जाता है नए ट्रांसफरेंट को रिसीव करने के लिए। और हमें जो फाइनली आयरन चाहिए था वो हमारे कहां आ गया, इस सेल के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझेंगे, ये जो हमारी इरिथ्रोब्लास्ट है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। ठीक है, सक्सेनाइल को ए और ग्लाइसिन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे कहा जाता है ALA। ALA मतलब अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनाइल को ए और ग्लाइसिन एक दूसरे के साथ जुड़े और एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसे कहा गया अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। अब ALA कहां बन गया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया। ये ALA माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो जाएगा हमारे इस इरिथ्रोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद दो ALA एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक नई चीज बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं पायरोल रिंग। ठीक है, दो ALA एक दूसरे के साथ जुड़े और क्या बनाया, पायरोल रिंग को बनाया। अब क्या होगा, जब ये चार पायरोल रिंग्स बन जाएंगी, अभी आपके सामने एक पायरोल रिंग बनी है, ऐसी चार जब पायरोल रिंग्स बन जाएंगी और वो चारों पायरोल रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, चार पायरोल रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी और क्या बना लिया, प्रोटोपोरफायरिन बना लिया। कहां बना, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये प्रोटोपोरफायरिन साइटोप्लाज्म में बन गया। प्रोटोपोरफायरिन साइटोप्लाज्म से वापस कहां जाएगा, हमारे
उस इरिथ्रोब्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने छोड़ा था इस आयरन को, आयरन हमारा कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, प्रोटोपोरफायरिन रिंग बन गई, प्रोटोपोरफायरिन रिंग भी कहाँ गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस आयरन को इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग के साथ बाइंड करवा देगा। ठीक है, जैसे ही आयरन प्रोटोपोरफायरिन के साथ जुड़ जाएगा तो हमारे सामने ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो ये क्या है आपकी प्रोटोपोरफायरिन रिंग, इसके बीच में क्या बैठ गया है आपका आयरन। इस चीज को आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन के स्ट्रक्चर को, जब ये स्ट्रक्चर एक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीम। ठीक है, हीम का मतलब क्या है, जब आयरन प्रोटोपोरफायरिन रिंग के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, हमारा हीम बन जाता है। हीमोग्लोबिन का हीम बन चुका है, कहां बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद हीम कहां जाता है, हमारा वापस साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इस इरिथ्रोब्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या होता है, हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स को बनाने की। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स हमें क्या बना के देते हैं, उनका रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फाइनली हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो किस पे है कि न्यूक्लियस में जीन्स है, जीन्स ने हमें क्या बना के दिया, प्रोटीन्स बना के दिया। यहाँ जो प्रोटीन बना है वो कौन सा बना है, आपका ग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे आपकी ग्लोबिन की एक चेन बनी है। अब ये ग्लोबिन की चेन साइटोप्लाज्म के अंदर किसके साथ जुड़ जाती है, हीम के साथ। हीम किसके साथ जुड़ गया, ग्लोबिन के साथ। तो आपका पूरा क्या बन गया, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस करा कि इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.